लास्ट क्लास में हमने 10th क्लास के सिविक्स का चैप्टर 2 शुरू किया था जिसका नाम था फेडरलिज्म। तो उसके अंदर हमने कई कंसेप्ट समझे थे, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ फेडरलिज्म। तो मैंने कहा था फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टेंट यूनिट ऑफ द कंट्री। कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके यूनिट्स के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। और यहाँ पर यूजुअली 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को रेगुलेट करने का काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट को रेगुलेट करने का काम करती है। दोनों के एरिया अलग अलग होते हैं, दोनों के जुडिक्शन अलग अलग होते हैं और दोनों अलग अलग एरिया में रहकर काम करती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि किसी भी फेडरल कंट्री के कौन कौन से की फीचर होते हैं। तो मैंने फेडरलिज्म के की फीचर बताए थे, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया था टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पहला फीचर कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार की सरकारें होनी चाहिए। दूसरा मैंने बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। दोनों टाइप की गवर्नमेंट क्या सेम सिटीजन्स को गवर्न करती हैं, लेकिन उनका एरिया अलग अलग होता है। तीसरा मैंने बताया था कि फेडरल गवर्नमेंट की पावर को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली जस्टिफाई कर दिया जाता है। फोर्थ मैंने बताया था कि ना तो अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट और ना ही अकेली स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकती। पांचवा मैंने बताया था इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फेडरल सिस्टम को चलाने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट इमर्ज होकर आता है, कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो ऐसी सिचुएशन में इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो हो वो आसानी से इनका दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ है उसको सॉर्ट आउट कर सके। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू द इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो दोनों के अपने अलग अलग होते हैं, जिससे कि दोनों अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन कर सकें। और लास्ट में मैंने बताया था फेडरल सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या करना, प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री वाइल द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कि यूनिटी को प्रमोट करना और रीजनल डाइवर्सिटी को क्या करना बच्चों, रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना। ये सारे फीचर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। होप सो कि अब आपको याद होंगे। अब बच्चों हम यहाँ पर कुछ जो टेल टाइप, इस टॉपिक के अंदर कुछ टेल टाइप टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों बैलेंस ऑफ पावर। समझेंगे बैलेंस ऑफ पावर क्या है। उसके बाद हम जानेंगे बच्चों कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हम 1-1 करके इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है। आप बैलेंस ऑफ पावर से क्या समझते हैं? देखो, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड। क्या मतलब है इसका, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पावर का मतलब होता है कि सेंट्रल स्टेट के बीच में और सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को कैसे इंश्योर किया गया है। क्या सेंटर के पास पावर है ज़्यादा या स्टेट के पावर पास ज़्यादा है, या फिर दोनों ने अपनी पावर को बैलेंस रखा हुआ है। अब यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट कैसे वर्क करता है। देखो, द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर मेनली डिपेंडिंग ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। किसी भी कंट्री की हिस्ट्री के ऊपर, किसी भी कंट्री के
हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर पावर का कंसेप्ट कैसे होगा, क्या पावर बैलेंस होगी या फिर पावर सेंटर के पास ज्यादा होगी या स्टेट के पास ज्यादा होगी। ये समझना है हमें, और इसी को समझने के लिए हमें सबसे पहले बच्चों ये जानना जरूरी है कि इस पावर शेयरिंग के कंसेप्ट में क्या होता है, किस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है और बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट देखने को मिलता है। तो ये समझना ज़्यादा जरूरी है। तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या है। इसके लिए दो मेथड है, देखो जरा, अब समझने की कोशिश करना क्या है। बैलेंस ऑफ पावर, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर between the central and state government varies from one federation to another. This balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब आपको क्या दिखेगा, इसमें दिखेगा कि जो हमारे वर्ल्ड में जितने भी फेडरल कंट्री हैं, क्या सभी में बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट काम करता है या फिर नहीं करता। ये हमारे लिए जानना जरूरी है। क्या सभी में बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट काम करता है, तो आपका आंसर होगा सभी में बैलेंस ऑफ कंसेप्ट का पावर अलग अलग है। जैसे अगर आप यूएस में देखोगे तो सेंटर और स्टेट के पास बिल्कुल बराबर पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी उतनी पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी उतनी पावर है। बट इन केस ऑफ इंडिया क्या है, सिचुएशन इज टोटली चेंज। हाउ? इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट एंजॉय मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि हमारे देश में, हमारे फेडरल सिस्टम में क्या किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्य के मुकाबले ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। जबकि अमेरिका में सेंटर और स्टेट के पास, दोनों के पास बराबर पावर होती है। तो ये बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट है वो हर देश में, हर फेडरेशन में अलग अलग होता है। हम इसको इक्वालिटी का बेस नहीं मान सकते। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड which are as follow। तो समझने की कोशिश करते हैं, दो टाइप के फेडरेशन के बारे में जानते हैं कि ये दो टाइप का फेडरेशन कौन कौन सा है और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या मतलब है इसका, इसको मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, तब तुम्हें थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या है। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे क्या बताया गया है यहाँ पे, समझना जरा क्या बताया गया है। दिस टाइप ऑफ फेडरेशन एग्जिस्ट इन द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, समझना जरा, तब मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या था, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कमिंग टुगेदर फेडरेशन की। जैसे अगर मैं बात करूं बिफोर 1776, बिफोर 1776 अमेरिका कोई कंट्री नहीं होता था। अमेरिका क्या था, छोटे छोटे 13 यूनिट्स में बटा हुआ था। छोटे छोटे यूनिट्स थे, कितने, 30। एग्जाम्पल मान लो 13 यूनिट्स थे, मैं बोल रहा हूं। तो जब ये 13 यूनिट्स थे तो इनको देखो, किसी दूसरे देश से डर लगा रहता था, इनके सामने थ्रेट था, सिक्योरिटी का थ्रेट था, डेवलपमेंट का थ्रेट था, और किस तरीके से ये अपने आप को डेवलप करेंगे, ये सारा का सारा इनके सामने एक बड़ा चैलेंज और एक बड़ा थ्रेट था। तो ऐसी सिचुएशन में इन सारे के सारे यूनिट्स ने क्या डिसाइड किया बच्चों, इन्होंने डिसाइड किया कि हम सारे यूनिट्स आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक अपना फेडरल यूनिट बना लेते हैं। तो जब ये 13 के 13 यूनिट्स आपस में मिल गए तो इन्होंने एक फेडरल बनाया, और उस फेडरल का नाम क्या था, उसका नाम था USA। क्या नाम है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये सारे के सारे स्टेट क्या हो गए, यूनाइट हो गए, और फिर क्या बना, एक अमेरिका बना। और इस टाइप के फेडरेशन को क्या बोलोगे आप, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि पहले स्टेट्स बिल्कुल अलग अलग थे, लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए और अपने आपको प्रॉपरली सरवाइव कराने के लिए ऐसे जो स्टेट थे वो सारे के सारे क्या आ गए, एक साथ आ गए, और एक साथ मिलकर उन्होंने अपना एक फेडरेशन बना लिया। और उस फेडरेशन को किस नाम से जाना गया, उस फेडरेशन को कमिंग टुगेदर फेडरेशन या फिर के नाम से जाना गया। समझना आप जरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आओ, इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर ऑन देयर ऑन टू फॉर्म अ बिगर
bigger unit so that they could increase their security while maintaining their sovereignty. कहने का मतलब जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे वो सारे के सारे पहले अलग अलग हुआ करते थे। मैंने आपको यूएसए के केस में बताया सारे के सारे अलग अलग हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सिक्योरिटी और अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए, अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए वो एक साथ आ गए और एक साथ मिलकर उन्होंने अपना एक यूनिट बना लिया, ऐसे अपना एक फेडरेशन बना लिया। इस टाइप के फेडरेशन को कमिंग टुगेदर फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? तो मैंने आपको बताया यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप रखनी है, इन द केस ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर एंजॉय इक्वल पावर शेयर कंसेप्ट। ओके, कहने का मतलब कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन के कंसेप्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास बराबर पावर होती है। पावर के मामले में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, दोनों बराबर पावर को एंजॉय करते हैं। आप एक बार देखिए, इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन द कॉन्स्टेंट स्टेट हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रोंगर वाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें इक्वल पावर होती है और कई मामले में तो स्टेट ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ऐसे में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, इस कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर स्टेट्स को राइट होता है वो जब चाहे अपने फेडरेशन से बाहर आ जाएं। तो ये सारा कुछ देखने को मिलता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर। जो क्या होता है कि पहले सारे स्टेट इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, अब उन्होंने अपनी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए अपने आप को एक साथ यूनिट कर लिया और यूनिट करके अपने आप को एक फेडरल में कन्वर्ट कर लिया, एक फेडरेशन में कन्वर्ट कर लिया। इस टाइप के हम फेडरलिज्म को कमिंग टुगेदर फेडरेशन या कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल कहाँ पर है? यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में। डेट्स क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं अगला जो दूसरा बेस आता है हमारा, वो दूसरा बेस क्या है? वो दूसरा बेस है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना हमारे लिए ये है, समझने की कोशिश करना। होल्डिंग नाम से क्या पता लग रहा है आपको? होल्ड करना, ठीक है। तो समझते हैं जरा क्या है ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और जानने की कोशिश करते हैं। देखो जरा क्या है। समझना, देखो, दिस टाइप ऑफ फेडरेशन एग्जिस्ट इन इंडिया, स्पेन, बेल्जियम एक्सेट्रा। इन दिस केस पावर इज शेयर्ड अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स टू अकोमोडेट ह्यूज डाइवर्सिटी। ह्यूज डाइवर्सिटी अभी मैं समझाता हूं आपको। इन दिस टाइप ऑफ in this type of federation the central government is more powerful than the state government. Different constituent of the federation may have unequal power. कहने का मतलब ये है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या था? देखो समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, हमारा इंडिया था, ठीक है, 1947 में एग्जांपल हमारा इंडिया एक ये बिगर यूनिट था। एक एग्जांपल समझ लो, बिगर यूनिट था। अब हमारे यहाँ पर तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, लैंग्वेज एंड सो ऑन। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी को अगर हम ये एक यूनिट में लेके चलेंगे तो कभी भी हमारा स्टेट प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया, अपने एक बड़े यूनिट को कई सारे स्टेट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यानी कि पहले हम एक यूनिट हुआ करते थे, आफ्टर सम टाइम हमने हमारी डाइवर्सिटी की वजह से बहुत सारी यूनिट्स बना लिए ताकि वहाँ पर सभी लोगों को अपनी डाइवर्सिटी को फुलफिल इंजॉय करने का पूरा पूरा राइट मिल जाए। ये कंसेप्ट हमने डेवलप किया हमारे फेडरल सिस्टम के अंदर। अब देखो कई सारे पार्ट हो गए और आज इंडिया में क्या देखते हो आप, 28 स्टेट हैं और क्या है, 9 यूनियन टेरिटरी है। यानी कि इतना बड़ा कंसेप्ट है, इतना। ये सब क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ आवर डाइवर्सिटी। तो कहने का मतलब यहाँ क्या बताने की कोशिश की गई है, अब आप एक बार यहाँ पे देखिए तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कंसेप्ट। क्या बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ फेडरेशन एग्जिस्ट इन इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। इन दिस केस, ध्यान से सुनना, इन दिस केस पावर इज शेयर्ड अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स टू अकोमोडेट अ ह्यूज डाइवर्सिटी। यानी कि इस टाइप के फेडरेशन ज़्यादातर
उन कंट्री में देखने को मिलते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, और बहुत सारी डाइवर्सिटी की वजह से ये कंट्री अपने अपने स्टेट्स को बांट लेते हैं। और इस टाइप के फेडरेशन के अंदर, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले, ठीक है। बट कुछ केसेस में यहाँ पर अलग भी देखने को मिलता है, जैसे हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर था 5 अगस्त 2019 से पहले हमारे देश में जम्मू कश्मीर, आपको पता है, स्पेशल पावर थी, बट अभी रिसेंट में उसके पास बराबर पावर है। तो इस टाइप में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में मैंने क्या बताया आपको कि इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर ऑन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट दे कुड इंक्रीज देयर सिक्योरिटी वाइल मेंटेनिंग देयर सॉवरेनिटी। यानी कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट हैं वो सारे एक साथ आते हैं और एक साथ आकर अपनी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए अपना फेडरेशन बना लेते हैं। उस फेडरेशन को कमिंग टुगेदर फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर होती है, लेकिन कई मामलों में स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती हैं। फिर मैंने बताया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें क्या होता है कि कोई देश अपनी डाइवर्सिटी की वजह से अपने आप को कई सारे पार्ट में डिवाइड कर लेता है और कई सारे स्टेट्स बना देता है। बट इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन दी स्टेट गवर्नमेंट। इस टाइप के फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर पावर जो होती है अनइक्वल डिवाइड होती है, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीज़ें अच्छे से समझनी है, अच्छे से याद रखनी है। होप सो कि आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब हम मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब हम समझते हैं इंडिया के बारे में, यानी कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया को कौन सी चीज़ें हैं जो एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। अब आप समझने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। देखो, लगभग 200 ईयर्स के कॉलोनियल रूल के बाद इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट होने के बाद हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में बनाया। ब्लडी पार्टीशन, पेनफुल सिचुएशन, पॉवर्टी, इन सारे सिचुएशन में हमने क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो बच्चों, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंट, यानी कि आज़ादी के बाद, हम लोग अपने आप को एक फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग गवर्न करेंगे। हमारा कंट्री जो होगा वो फेडरल कंट्री होगा। इसके लिए हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस किए जिसके दम पर हम हमारे यहाँ क्या कर सकें, हम हमारे यहाँ फेडरलिज्म को चला सकें। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले किया मोर देन 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा टाइप की गवर्नमेंट हमने बनाई। सबसे पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, स्टेट गवर्नमेंट बनाई, और उसके बाद हमने लोकल गवर्नमेंट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ साथ हमने पावर डिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। इंडिया में कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिन पर रूल बनाने का राइट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया। कुछ प्रोविजन ऐसे थे जिनके ऊपर रूल बनाने का राइट सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। तो कुछ प्रोविजन ऐसे थे जिन पर रूल बनाने का राइट सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया, लोकल गवर्नमेंट को दिया गया। और कुछ प्रोविजन ऐसे थे जिनके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर रूल बना सकते थे। तो इसी कड़ी में अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे वर्क करता है, कैसे हमारा फेडरल सिस्टम गवर्न होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं जरा द इंडियन फेडरेशन, ध्यान से सुनना। द वर्ड फेडरेशन हैज नॉट बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट द इंडियन यूनियन वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फेडरलिज्म। कहने का मतलब, फेडरेशन वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है, कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट का फिनोमिना है, यूनियन गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, वो फेडरेशन के ऊपर वर्क करता है। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया डेट इज भारत shall be यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है
इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, यानी कि कहीं पर भी फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल हमारे देश में नहीं किया गया है, बस यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देखो जरा, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर अ टू टायर ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट represent the union of India and state government represent the province. Later a third tier was added in the federation with the formation of पंचायत and municipalities. कहने का मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फेडरेशन वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में शुरुआत में दो टाइप की सरकारें बनती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद हमने एक टाइप की सरकार को और जोड़ दिया जिसमें हमने लोकल गवर्नमेंट को जोड़ा, जिसमें पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज को शामिल किया गया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शंस को हमने अलग डिफाइन किया, स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस को हमने अलग डिफाइन किया, और यहाँ तक कि हमने लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस को अलग डिफाइन किया। तीनों के फंक्शंस अलग अलग देखे। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं हमने किस तरीके से फंक्शंस को डिफाइन किया। अब बात आती है लिस्ट ऑफ जुडिक्शन। ध्यान से सुनना, दोनों के बीच में पावर को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताता हूं। देखो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल शेड्यूल है कितने, 12। उसी 12 शेड्यूल में एक शेड्यूल नंबर है जिसका नाम है शेड्यूल नंबर 7। 7th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या करता है, वो हमारे देश में डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है, और वो 3 लिस्ट के बारे में बताता है। कौन कौन सी लिस्ट? सबसे पहले यूनियन लिस्ट, आप देख रहे हैं यहाँ पे, स्टेट लिस्ट, फिर आपका कॉन्करेंट लिस्ट। इन 3 टाइप की लिस्ट के बारे में हमारा 7th शेड्यूल बताता है। और क्या बताता है ये समझना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश कर देंगे यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में हमारा क्या बताया गया है, अब जानने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना कि आखिर यूनियन लिस्ट में है क्या। ध्यान से सुनो, देखो, यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट हैं जो नेशनल इंपोर्टेंस के हैं, जो पूरे देश के लिए हैं, सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। कहने का मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन सारे सब्जेक्ट को हमने यूनियन लिस्ट के अंडर रखा है। और कितने सब्जेक्ट हैं ऐसे? 97। आजकल इनकी संख्या बढ़कर 101 के आसपास हो चुकी है। ओके, दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। हमने इन सारे सब्जेक्ट को इस लिस्ट में इसलिए रखा ताकि हम पूरे देश में एक जैसे रूल्स मेंटेन कर सकें, एक जैसी पॉलिसी बना सकें। अब आप सोच के देखो, अगर हमने करेंसी को इसमें नहीं रखा होता तो क्या होता? दिल्ली की करेंसी अलग, यूपी की करेंसी अलग, वेस्ट बंगाल की करेंसी अलग, हरियाणा की करेंसी अलग, बिहार की करेंसी अलग। लेकिन करेंसी किसके पास है अभी? यूनियन गवर्नमेंट के पास। तो पूरे देश में आप कहीं पर भी चले जाओ, हमारी करेंसी का नाम क्या है? रुपया, रुपीज। हमारे दिल्ली में भी 100 का नोट चलता है, तो आप तमिलनाडु चले जाओगे वहां पे भी वही चलता है। क्यों? क्योंकि यूनियन लिस्ट के अंडर आता है, जिसके ऊपर रूल सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा? ओनली स्टेट सेंटर गवर्नमेंट। ओके, द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। और यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर रूल बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ कोई करेगा, तो वो कौन करेगा? आपको याद रख लेना है, वो करेगा आपकी कौन सी गवर्नमेंट? यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद नंबर आता है आपका सेकंड लिस्ट का, जिसका नाम है स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में क्या है बच्चों? सेम एज द स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपोर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। कहने का मतलब क्या है कि जो लोकल स्टेट के मैटर्स होते हैं वो हमने स्टेट लिस्ट के अंडर रखे हैं। ठीक है, इनकी संख्या कुछ है 66, लेकिन आजकल इनको थोड़े से कम हो गए हैं ये। ठीक है, 63 के आसपास ये आज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें रखा गया है पुलिस को, ट्रेड को, कॉमर्स को, एग्रीकल्चर को, इरिगेशन को। और इसके ऊपर रूल कौन बनाएगा? इसके ऊपर रूल सिर्फ और सिर्फ बनाएगी, वो बनाएगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट के ऊपर जो जितने भी मैटर्स हैं उस पर रूल कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में क्या है? ऐसे मैटर्स जिनके ऊपर दोनों मिलकर रूल बना सकती हैं। कौन दोनों मिलकर? सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। देखो,
Concurrent list include subject of common interest of both and union government as well as state government such as education, forest, trade, union, marriage, adoption, succession. कहने का मतलब इस लिस्ट के अंदर ऐसे प्रोविजंस को रखा गया है जिसके पे रूल बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का काम है, दोनों रूल बना सकते हैं. इसके अंदर कौन से मैटर रखे गए हैं, जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारे के सारे रूल यहाँ पे इसमें रखे गए. ठीक है, इसमें शुरुआत में कितने 47 सब्जेक्ट थे, लेकिन आजकल इनकी संख्या बढ़कर 51 के आसपास हो गई है, यानी कि 52 के आसपास इसकी संख्या हो गई है. कॉन्करेंट लिस्ट में आजकल 52 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ओरिजिनली कितने थे, 47 थे. तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है. एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि मान लो कोई सेम सेंटर और स्टेट दोनों ही किसी सब्जेक्ट पर सेम कानून बना रहे हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर सेम कानून बना रहे हैं और उनमें डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसमें पावरफुल जो रूल माना जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही माना जाएगा. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही माना जाएगा. तो ये आपको याद रख लेना है. होप सो कि अब आपको तीनों लिस्ट क्लियर हो गई होंगी. यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के साथ, लेकिन रूल पावरफुल किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का. एक चीज और पढ़ लीजिए यहाँ पे, वो है रेसिडरी सब्जेक्ट. रेसिडरी सब्जेक्ट्स या लिस्ट, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है बेटे बच्चों, anything out of purview of above mentioned list is taken as residuary subject. यानी कि वो सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है और ना ही आपके स्टेट लिस्ट में है, ऐसे सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट या रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर रखा गया है. और इनके ऊपर रूल बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ कोई कर सकता है, तो वो है यूनियन गवर्नमेंट. बाकी किसी को इसके ऊपर रूल बनाने का राइट नहीं है. ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है. क्लियर? उसके बाद बात आती है, ये आप यहां पे याद रख लेना. तो होप्स हो कि अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे चीजें वर्क करती हैं और किस तरीके से हमारे यहाँ हमारा फेडरल सिस्टम गवर्न करता है. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्पेशल स्टेटस ये सारी चीजें बताऊंगा, जम्मू कश्मीर ये, क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है और डेटा ज़्यादा यूज होता है आपका, तो इसलिए छोटे छोटे लेक्चर से आप सुनते रहिए. ठीक है, इसको कम से कम 2 बार देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट्स बनाइए अपने और 1-2 बार रिवाइज कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, वीडियो को देखने के बाद लाइक करिए, शेयर करिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहें. चलो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे होम.